कोलकाता में बीजेपी सदर अमित शाह के रोड शो के दौरान हुए तशद्दुद के बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर अपोजिशन अब हमलावर हो गया है। अपोजिशन का इल्जाम है कि कमीशन ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के इरादे से इंतखाबी तशहीर का एक दिन कम करने का फैसला किया है। कांग्रेस इल्जाम लगाया कि तशहीरी मुहिम को ऐसे वक्त पर खत्म करने की हिदायत दी गई है जिससे पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों को इजाजत मिल सके। बीएसपी चीफ मायावती ने भी कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ममता को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। तो उधर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर कहा कि बंगाल तशद्दुद में मामले में मजीद कार्रवाई की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद बंगाल में आखिरी दौर के इंतखाबी तशहीर आज रात 10 बजे खत्म हो जाएगी, यानी कि 19 घंटे पहले ही पार्टियों को तशहीर बंद करना पड़ेगा। साथ ही कमीशन ने बंगाल के दाखिला सेक्रेटरी, सीआईडी के एडीजी को भी हटा दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं। आज मैं बंगाल की धरती पर से कह रहा हूं कि अब बंगाल हमें पूर्ण बहुमत से आ गए 300 सीटें पार करवा के रहेगा। अगर सीआरपीएफ न होती तो वहां से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे कार्यकर्ता बहुत मारे गए हैं। मुझ पर हमला होना मैं स्वाभाविक समझता हूं। इलेक्शन कमिशनर कोन डिरेक्शन, এটা বিজেপি পার্টির ডিরেকশন, মোদি এন্ড অমিত শাহ ডিরেকশন, আনফেয়ার, আনকনস্টিটিউশনাল, unethical, political bias decision. I have never seen this type of election commission. All the RSS man is been included in the election commission. मुख्य चुनाव आयोग ने एक दिन पहले जो वहां चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है और वो भी वहां आज पीएम की 2 रैलियों के खत्म होने के बाद रात्रि 10 बजे से ये रोक लगाई गई है। इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जबकि इनको वहां रोक लगानी ही थी तो आज सुबह से ही लगानी चाहिए थी। तो कल तमाम दिन की अगर हम बात करें तो तशद्दुद को लेकर बात होती रही। जिस तरह से अमित शाह के रोड शो के दौरान जो एक तरह का तशद्दुद हुआ है, टीएमसी और बीजेपी के जो कारकुनान हैं वो आपस में भिड़े हैं। बीजेपी का ये इल्जाम है कि दरअसल ये जो भगवा टी शर्ट पहने हुए लोग हैं, हाथों में जिनके बीजेपी का झंडा है, वो बीजेपी के कारकुनान नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन तमाम तरह के वीडियोज जो हैं वो जारी किए गए हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग एंगल के जो वीडियोज हैं वो जारी किए गए हैं और वो तरह तरह की कहानियों को बता रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से फैसला लिया है, अब उसको लेकर सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं जयराम विप्लव जो कि बीजेपी के लीडर हैं। इसी के साथ ही अंबिकानंद सहाय जी मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। इसी के साथ ही एस अकबर आबिदी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ जुड़ गए हैं। और टीएमसी के लीडर भी आपसे कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले अंबिकानंद सहाय जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये सब कुछ जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसी से परेशान होकर तो लेफ्ट को हटाया गया था और टीएमसी को एक उम्मीद के साथ भेजा गया था। क्या आपको लग रहा है कि बंगाल फिर से एक तरफ उसी तरफ बढ़ रहा है और बीजेपी और टीएमसी दोनों आवाम का एक तरह का खेल बना रही हैं? देखिए, यहाँ 2 बातें समझने की हैं बुशरा जी। पहला, सही मायने में तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला बंगाल में सिर्फ बीजेपी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है जी। कांग्रेस और सीपीएम बहुत कमजोर पड़ गए हैं और शायद डिप्रेस्ड और डिमोरलाइज्ड भी हैं। तो मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है, नंबर 1। लेकिन ये जो खूनी संघर्ष नजर आ रहा है, इसके पीछे किस आइडियोलॉजी पे काम हो रहा है बंगाल में, ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना चाहिए। एक तरफ बीजेपी नेशनलिज्म का झंडा बरदार बनकर मैदान में उतरी है, तो ममता बनर्जी सब नेशनलिज्म का उपराष्ट्रवाद, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस किसी जगह पूरे दुनिया में जहां राष्ट्रवाद बनाम उपराष्ट्रवाद की लड़ाई अगर है तो उपराष्ट्रवाद जीतता है,
क्योंकि वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। एक तरफ जय श्री राम का नारा लगता है, दूसरी तरफ जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जो बंगाल का लोकल कल्चर है वो लगता है। तो ज्यादा लोग जय माँ काली, जय माँ दुर्गा के साथ जाते हैं। और राजनीतिक दृष्टिकोण से समझना ये चाहिए कि हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल में है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा है। मतलब हर सीट पे तकरीबन 20-25% का गैप है। तो इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की वोट जबरदस्त रूप से जरूर बढ़ेंगी, लेकिन सीटें ज्यादा मिले इसे मुझे शक है। जी जयराम विप्लव जी, आप मुझे बताइए कि आप इसको किस तरह से, जाहिर सी बात है आप इसे बिल्कुल अपने हक में कर रहे हैं और आप इसको एक जज्बाती मुद्दा बना रहे हैं। जिस तरह से लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से, जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, क्या आप इसे पूरी तरह से नकारेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता जो अपने ही कार्यकर्ताओं से लड़ रहे थे? भाई लड़ाई तो आपके और टीएमसी के बीच ही हो रही थी ना वहां सड़कों पर। देखिए, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि सत्ताएं आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। भारत का एक अभिन्न अंग है, एक राज्य है बंगाल, और भारत एक संघीय ढांचे के आधार पर चलता है। लेकिन आज बंगाल में जो हालात हैं, बंगाल में संविधान और लोकतंत्र ताक पर रख दिया गया है, वो खतरे में है। और अभिव्यक्ति की आजादी जिसको लेकर के बार बार लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति को लेकर के विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा है। स्वयं ममता बनर्जी धरना देती रही हैं लोकतंत्र के नाम पर। उन्होंने खुद ही इसका खून कर दिया, इसकी हत्या कर दी। मैं कुछ बातें बताता हूं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। ये इल्जाम तो आपके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है ना, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, मैं तथ्य के साथ बात करूंगा। देखिए, टीएमसी को जो सत्ता मिली वहां पर, वो जो गुंडा कल्चर था लेफ्ट का, जो 1977 से 2007 तक डॉक्यूमेंटेड है, 28,000 पॉलिटिकल किलिंग्स हुई थी। उससे निजात पाने के लिए वहां की जनता ने एक परिवर्तन के लिए ममता दी को चुना था। लेकिन ममता दीदी के शासन काल में वो चीजें बदली नहीं, बल्कि उसका स्वरूप और बड़ा हो गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बंगाल के गली मोहल्ले में, शहर से लेकर के गांव तक, एक आम आदमी, एक आम नागरिक अपनी मकान का एक ईंट भी बिना गुंडों को टैक्स दिए हुए नहीं चला सकता है, जिसको कि मोदी जी ने टोला टैक्स का नाम दिया था। तो एक चीज वो है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पंचायत चुनाव हुए पिछले 1-2 साल पहले, और उन पंचायत चुनाव में 28 से 29 हजार सीटों पर के 35% लोग निर्विरोध चुने गए। इसलिए नहीं कि जनता का समर्थन था, जनता का प्यार था, बल्कि इसलिए कि टीएमसी के गुंडों के डर से कोई नामांकन दाखिल कराने नहीं ले गया। और चुनाव आयोग को व्हाट्सएप पर नामांकन करने की पहली बार छूट देने की कोशिश की गई। ये हालात है। और अभिव्यक्ति की आजादी आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का रैली नहीं होने देते, जनता के बीच उनकी बात नहीं जाने देते। देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आज बंगाल में अभिव्यक्ति की आजादी का खतरा है। और प्रियंका शर्मा का केस अभी आपने देखा। ठीक है जयराम विप्लव जी, तो फिर क्या आप डंडे, घूसे, लातों से बात करेंगे? फिर क्या? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि देखिए, आप उदाहरण देख लीजिए ना, टीएमसी के किसी एक नेता पर किसी भाजपा के लोगों ने, समर्थकों ने कभी हमला किया है क्या? फेरिस्त में गिनाता हूं, आप स्वयं दिखाती रही हैं चुनाव के दौरान, हर फेज में हिंसा हुई है। अर्जुन सिंह, बाबुल सुप्रियो, भारती घोष, अरविंद मेनन, और यहां तक कि स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। किसने किया? क्या किसी टीएमसी के एक रैली में, एक रोड शो में ऐसा हुआ क्या? लगातार, क्योंकि टीएमसी के अभी कोई नेता मेरे साथ नहीं है, वो थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि टीएमसी का तो लगातार दावा ये है कि गुंडागर्दी आपकी तरफ से की गई थी, शुरुआत आपकी तरफ से की गई थी, तो जवाब तो दिया जाएगा। और खास तौर पर जो वहां पर सीआरपीएफ वगैरह लगी हुई है, वो सिर्फ आपके कहने पर, यानी कि बीजेपी के कहने पर वहां पर काम कर रही है। पहली 2 बातें मैं बताता हूं, जो बहुत हमारे वकील साहब हैं वो भी कानूनी रूप से इसको सत्यापित करेंगे। पहली चीज, चुनाव के दौरान
केंद्रीय बलों की नियुक्ति इलेक्शन कमीशन करता है। वो कहां कितनी जाएंगी वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार तय नहीं कर रही। दूसरी चीज, राज्य में प्रशासन आपका है। आज अभी सवाल उठाया जा रहा है ना, एक कांग्रेस की नेत्री के साथ जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी पर सवाल उठ रहे हैं। तो यहां अगर गुंडागर्दी हो रही है तो आप पकड़िए ना। अभी तक अमित शाह जी की रैली में जो हुआ उसमें किसको आपने पकड़ा? किसी को नहीं। कुछ भाजपा नेता जो होटल में थे उनको पकड़ा गया और उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो शामिल नहीं थे उसमें। मेरे साथ टीएमसी के लीडर भी जुड़ गए हैं, अनिर्बान बनर्जी। अनिर्बान जी, आपका इस्तकबाल है जी सलाम में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है जी। मेरा सवाल आपसे ये है, और यहाँ पर बीजेपी के लीडर बैठे हुए हैं, जयराम विप्लव जी, उनका सीधे तौर पर कहना यह है कि उनका ये कहना है कि आप ये बताएं कि आपके किसी लीडर की कभी कोई हत्या हुई हो, उसको मारा गया हो, तो आप बताएं कि ये एक तरफा या दो तरफा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि टीएमसी की खुले तौर पर गुंडागर्दी है और जो डेमोक्रेसी है उस पर सीधे तौर पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ही सत्यजीत विश्वास, जो कि टीएमसी के एमएलए थे नोदिया कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनका खून किया गया। एक एमएलए का खून किया गया, सिर्फ एक मामूली नेता या कर्मी नहीं, एक एमएलए थे सत्यजीत विश्वास, उनका खून हुआ और उसका एलिगेशन जिनके अगेंस्ट है वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, जो आप अगर देखेंगे फोर्थ फेज फिफ्थ फेज पोल के बीच में भारती घोष है घाटाल के बीजेपी कैंडिडेट। उन्होंने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि वो यूपी से, उत्तर प्रदेश से हजारों की तादाद में लड़कों लोग को लाएंगे और बंगाली के घर में घुस कर मारेंगे। ये उन्होंने कैमरा ऑन रिकॉर्ड कहा था। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट देने के बाद जो दिलीप घोष है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि भारती घोष ने जो कहा कम कहा और ज्यादा कहना चाहिए था और हम लोग ये करेंगे, वो जो कहे हैं वो हम करेंगे, ये उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद दिलीप घोष के जो पर्सनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी है वो आसनसोल में एक साथी के साथ 1 करोड़ बेआईनी रुपया लेकर पकड़ा गया। 1 करोड़ पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उनके जो साथी थे जो दिल्ली के बासिंदा है, उन्होंने एक चैनल के कैमरा में कहा कि हाँ, हम ये रुपया इलेक्शन करवाने के लिए ला रहे थे और ये भी कहा कि बीजेपी के लिए ला रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो अब आप बताइए, इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के अंडर जो फोर्सेस है, पुलिस, वो जहां मैं अगर हालांकि बीजेपी के नेता आपको जवाब देंगे, लेकिन अगर ये बातों को मान भी लिया जाए तो मुझे ये बताइए अनिर्बान जी, तो क्या इस तरह से बंगाल की सड़कों पर खून बहाया जाएगा? क्या इस तरह से गुंडागर्दी होगी? भाई, हुकूमत तो आपकी है ना वहां पर। देखिए, अब हुकूमत की बात हमारी या किसी और की हो वो नहीं है। बीजेपी जो है वो सारी देश में अपनी जमीन उनकी पैर तलों से खिसक रही है। बंगाल में वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ अगर 5, 6, 7 सीट आ जाए, ये टारगेट उनका है। तो बीजेपी का जो राजनीति है वो राजनीति है विभेद की राजनीति, हिंसा फैलाने की राजनीति, जो में काम नहीं करती। फिलहाल अगर देखेंगे फिलहाल तो अनिर्बान जी उल्टा लग रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें पूरे मुल्क में बंगाल से जा रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि टीएमसी किस तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को वहां पर रैली करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, वहां पर रोड शो करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। किसी का रोड शो होता है तो वहां पर इस तरह की गुंडागर्दी होती है। तो फिलहाल तो तस्वीरें बंगाल से जा रही हैं ऐसी। देखिए मैडम जी, प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो तो हर हफ्ते में 10 बार करके बंगाल आ रहे हैं। आज भी उनका 2 शो है बंगाल में, परसों भी था, अमित शाह जी आए, बहुत सारे नेता, योगी जी आए, वो तो रोड शो, मीटिंग, रैली सब करते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक। आपने कभी देखा है कोई प्रधानमंत्री एक स्टेट में? देखिए, ये तो सबको पता है ना अनिर्बान की किस तरह से परमिशन मिली है। आप ये देखें ना, हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। क्या ये किसी से छिपा है? और फिर उसके पीछे तरह तरह के रीजंस दिए गए, तरह तरह के तर्क दिए गए। फिर उसके पीछे हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहा है तो क्या ये नेता लोग उड़ के आ रहे हैं खुद के बल पे?
चलिए कैसे रहे? हेलीकॉप्टर से विप्लव, आ रहे हैं। आप जवाब दीजिए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है, जो हिंसा के आरोप लगा रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है, ये टीएमसी जो गुंडों की पार्टी बनकर रह गई है, वो केवल 42 सीटों पर बंगाल में चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 438 सीटों पर देश के सारे राज्यों में चुनाव लड़ रही है। क्या कहीं पर पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग की इस प्रकार की घटना सामने आई क्या? ये नहीं है। तथ्य जो है वो है। आप कितना भी कोशिश कर लें, देखिए इन्होंने किस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा। एक तरफ इन्होंने हमला करवाया अमित शाह जी की रैली में, और उस हमले पर जब सवाल उठेंगे तो बंगाली अस्मिता को किस प्रकार से चुनाव की रेस में लाया जाए, लोगों में भावनाएं भड़काई जाए, उसके लिए इन्होंने पहले से ही एक बंद कमरे में, जो 3 दरवाजों से होकर के एक मूर्ति थी विद्यासागर जी की, उस मूर्ति को किसने तोड़ा? चाबी किसके पास थी? वो कॉलेज का प्रशासन, वो यूनिवर्सिटी का प्रशासन, किसकी सुरक्षा थी वहां पर? रोड से मेन गेट के अंदर 2 दरवाजे हैं, उसके जाकर के मूर्ति टूट जाती है। आरोप भाजपा पर लगाने का काम होता है। क्यों? ताकि ये बंगाली अस्मिता को भड़का सके, क्योंकि आज बंगाल में जय श्री राम हो रहा है। हमने नहीं कहा, जनता ने जब अभिवादन किया तो रोड शो में उतर करके ममता बनर्जी ने उनको गाली देने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया। इसलिए आज सड़कों पर जय श्री राम हो रहा है। ये घबराए हुए हैं। इनको अब बंगाली अस्मिता की आड़ में ममता बनर्जी अपनी गुंडा सत्ता को बचा नहीं सकती है। 30 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आएगी। तो ये दावे किए जा रहे हैं, और बात यहाँ पर डेवलपमेंट की नहीं हो रही है, बल्कि जिस तरह से अंबिकानंद सहाय जी ने भी कहा कि एक सब नेशनलिज्म और नेशनलिज्म की वहां पर लड़ाई, जय श्री राम को वहां तक पहुंचाया गया, इसका क्रेडिट लिया जा रहा है। वहां पर लोगों के क्या मुद्दे हैं, उनकी कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं की जा रही है। अकबर आबिदी साहब, आप इस पूरे मामले को अगर देखें कानूनी पहलू से, तो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि वीडियोस पूरी तरह से सबके सामने हैं, अलग अलग तरह के वीडियोस सामने आए हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम वीडियोस लिए होंगे, उससे साफ हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। लेकिन पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 324 में ये उन्हें हक हासिल है कि स्मूथली इलेक्शन को कंडक्ट कराने में अगर उन्हें कोई अहम फैसला लेना है तो वो ले सकते हैं, और ये उनको लीगली ये पावर है, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया। अब वो बात और है कि इससे पहले कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि इस तरीके का फैसला इलेक्शन कमिश्नर ने कभी लिया हो, लेकिन लिया है, वो ले सकते हैं, और इसको उनको कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है। जी, अंबिकानंद साय जी, अब ये इल्जाम लग रहा है, और अभी आपने तमाम जो नेता हैं उनकी बाइट भी सुनी। ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बाइस्ड होकर फैसला लिया है, अनएथिकल फैसला है, अनडेमोक्रेटिकल ये फैसला लिया गया है। जिस तरह से जो पाबंदी लगाई गई, अगर पाबंदी लगाई जानी ही थी तो कल ही लगा देते, कल रात से। पाबंदी ऐसे वक्त में इस तरह से सोच समझकर क्यों लगाई गई है कि जब मोदी जी की तमाम रैलियां जो है वो खत्म हो जाएंगी, उसके बाद पाबंदी लगाई गई है आज रात 10 बजे तक? देखिए बुशरा जी, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हूं, पत्रकार की तरह जी, मगर बगैर किसी का पक्ष लिए इतना तो देश में साफ हो चुका है कि आज जैसी इलेक्शन कमीशन है, इससे ज्यादा कमजोर, इससे ज्यादा टूथलेस वंडर, रूटलेस वंडर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं रहा। इसी देश ने सेशन को भी देखा था जी। मजाल था कि प्रधानमंत्री हो या कोई हो, इलेक्शन कमीशन से के कानून के अंतर्गत खिलाफ कर ही नहीं सकता था। लेकिन अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसकी टिल्ट सत्ता की तरफ है। देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा नहीं चलाया, इलेक्शन कमीशन तो छोटी से छोटी एक्शन लेने से कतरा रहा था। बिल्कुल। जब इलेक्शन कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, तब योगी आदित्यनाथ को नोटिस मिली, मोहम्मद आजम खान को नोटिस मिली। प्रधानमंत्री के खिलाफ
9 शिकायतें हुई और कमोबेश कंक्रीट शिकायतें जी। लेकिन हिम्मत तो नहीं है इलेक्शन कमीशन की। अब रही बंगाल की कल की बात, जी विप्लव जी नहीं एग्री करेंगे, लेकिन सुनिए एक मिनट वो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं सुनिए, प्रधानमंत्री जी के विषय में, और सब पर सुप्रीम कोर्ट में उसको क्लीन चिट भाई, मिली है ना, इसलिए मिली, कमीशन भी उसको क्लीन चिट दे रहा है। विप्लव भाई इसलिए मिली कि संविधान में ये इलेक्शन कमीशन को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, कि इलेक्शन एक बार डिक्लेयर हो जाए तो सर्वे सर्वा इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करना चाहता है। आप पिछले आदेश को भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपना कोई निर्णय दे दिया, उसने कहा कि जो भी एक्ट आपको करना है आप करिए, यही तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब दूसरी बात आइए कल के वाकया पे। जी ये तो सारे विरोधी दल कह रहे हैं, और विरोधियों को छोड़िए, कल जिसने अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना वो भी 50 इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रहे थे। तो ये हमारी आपकी या किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, ये ब्लेटेंटली प्रो पावर जा रही है। जी, तो जयराम जी, अगर आपके हक में इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है तो आप उसको लेकर सवाल उठाएंगे, आप ये कहेंगे कि देखिए किस तरह से पपेट बना हुआ है, ये तमाम तरह की बातें जो हैं वो कल कही गई हैं, और ये कहा गया है कि बंगाल में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है वो एक तरह से फेवर कर रहा है। आज आपके हक में फैसला दे दिया, अब आप किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए, एक तो मैं देख रहा हूं कि आप दो विरोधाभासी खबरें आपके ही चैनल पे चल रही हैं, मैं उसके माध्यम से ही सत्य स्पष्ट कर देता हूं। एक बात, विपक्ष जो झूठ बार बार बोल रहा है कि ये मोदी जी की रैलियों के लिए समय बढ़ा दिया गया, आज ही के दिन आप ही के यहाँ अभी मैंने खबर देखी, ममता बनर्जी स्वयं 2 रैली कर रही है, 2 रोड शो भी कर रही है। उन्होंने तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि ममता रैली नहीं कर रही है। मेरी बात सुनिए, उन्होंने अपना वक्त चेंज किया है, उन्होंने अपनी तमाम रैलियों को सबके वक्त को चेंज करवाती है। उन्होंने देखिए जो तथ्य है, देखिए जो तथ्य है उसको तो आप अलग नहीं कर सकते ना। परमिशन में जब राज्य सरकार बार बार, देखिए इलेक्शन कमीशन चुनाव के समय अलग से ऑफिसर और अधिकारी नहीं लेकर के आता है, जो अधिकारी है उन्हीं को इधर उधर तबादला करके ये सारी चीजें करके करता है। सवाल तो देखिए कई सारे उठेंगे, अगर सवाल है तो कुछ सवाल है। मोदी जी, योगी जी के ऊपर बैन लगा, हमारे अन्य नेताओं के ऊपर भी लगा, हमने किसी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल नहीं उठाया, चुनाव आयोग का अधिकार है। हाँ बिल्कुल उठाना चाहिए ना। जैसे राजीव कुमार जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे, इतना बड़ा पिछले दिनों ड्रामा हुआ, पॉलिटिकल धरने में हिस्सा ले रहे थे, चुनाव आयोग तो ये चीजें चुनाव आयोग में देखी जाती है। चुनाव के समय तबादले होते हैं कि कौन किसका पक्ष ले रहा है, कहीं वो बायस्ड होकर के काम तो नहीं करेगा। बस यही तो सारी चीजें है ना, जिसके हक में फैसला नहीं होता वही उसे सेंट्रलाइज्ड रूप से काम नहीं करता है। चुनाव आयोग का एक राज्य में भी उसका अधिकारी होता है, चुनाव आयुक्त होता है, वो सब कौन होते हैं? ठीक है, तो राज्य सरकार से ही जुड़े हुए लोग। अनिर्बान, आप मुझे बताइए कि अगर आपके हक में फैसला दिया होता है इलेक्शन कमीशन ने तो आप बहुत खुश होते। अब आपके हक में फैसला नहीं दिया है और आज रात 10 बजे तक अगर ये तमाम जो चुनावी रैलियां हैं वो आज रात 10 बजे तक खत्म हो जाएंगी और कुछ घंटे पहले खत्म कर दिया गया, तो आखिर फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इसको आप अनबायस्ड, आप कह रहे हैं कि बायस्ड होकर काम किया जा रहा है, अलोकतांत्रिक तरीके से काम किया जा रहा है, तमाम तरह की बातें आपकी तरफ से कही जा रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, फैक्ट पे बेस करके मैं बात बताऊंगा। तो पहली जो भारती घोष की जो थ्रेट थी, ऑन कैमरा थी, उसका शिकायत इलेक्शन कमीशन से किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। मोदी जी यहाँ आके स्टेज से बोले कि तृणमूल कांग्रेस के 40 विधायक मेरे साथ कनेक्टेड है, कभी भी वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये तो वो कह नहीं सकते। हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो कह रहे हैं जनसभा से, इसकी शिकायत हुई, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। अब आइए अमित शाह की रैली के बारे में। अमित शाह की रैली में उनके लोगों ने डंडे लेकर रैली में आए, उसके बाद जाके कॉलेज में तोड़फोड़ किया, विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ा, वो भी कैमरा में है। उसके अरे कॉलेज का गेट बंद था मेरे भाई, तो कैसे घुस गए उसमें? जो वीडियो आपकी पीसी में दिखाई गई है, 1 मिनट सुन लीजिए, जो वीडियो आपकी पीसी में दिखाई गई है उसी वीडियो में साफ दिखता है जो लोग डंडे लगा रहे हैं, गेट नहीं खुल रहा।
अदृश्य शक्ति नहीं गई वहां तोड़ने के लिए। और आप मान लीजिए ना, देखिए दो बातें हैं, या तो आपके लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, और अगर वो हमारे लोग थे तो आपका राज्य सरकार फेल है। ममता बनर्जी को कहिए राजनीति से संन्यास ले ले, इस्तीफा देकर के घर में बैठे। एक राज्य नहीं संभलता, प्रधानमंत्री के लिए गुंडा जैसा शब्द बोलती है, ये क्या लोकतांत्रिक तरीका है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ, ओके, इस बार अपनी बात रखिए आप। तो देखिए, परसों शाम तक अमित शाह जी की रैली जब जा रही थी, उसमें जो भी ब्लैक फ्लैग दिखाना वो सब तो हो रहा था, पॉलिटिकल कारवा था, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब ये गुंडों ने विद्यासागर कॉलेज में तोड़फोड़ किया, विद्यासागर जी जो हम लोगों के लिए भगवान समान है, उनकी मूर्ति तोड़ी, इसके बाद ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं रहा, ये सिर्फ एक सीटों की लड़ाई नहीं रहा। परसों के बाद ये लड़ाई जो है, ये है हिंदुस्तान की जो इनकी राजनीति है, इसके खिलाफ पूरे बंगाल के सब आदमी, सिर्फ टीएमसी नहीं, टीएमसी इसी नैरेटिव से साफ होता है कि वो षड्यंत्र ममता बनर्जी का था। ये जो अब लड़ाई है हमारी अस्मिता के साथ, पोल खुल चुकी है भैया, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, आप इसी नैरेटिव पर आना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी मूर्तियां तोड़ने की राजनीति नहीं करती है। विद्यासागर जी आपके नहीं थे, पूरे देश के थे। लेनिन की मूर्ति तोड़ती है, रविंद्रनाथ की लेनिन आपके लिए कौन थे वो बता दीजिए। विद्यासागर जी तो भारत के थे, अब लेनिन पर पहुंच गए। हर स्टेट की महापुरुष की मूर्ति तोड़ना, क्योंकि आप लोगों की तो कोई महापुरुष है नहीं। अरे लेनिन किस स्टेट का महापुरुष है मेरे भाई? माफी मांगते थे। लेनिन जैसा अधिनायकवादी व्यक्ति जिसने लाखों का कत्ल करवाया हो, लेनिन और हिटलर, ये हिटलर तो आपके ममता बनर्जी के लिए राहुल गांधी प्रयोग कर रहे थे रैली में। ममता बनर्जी आपके आदर्श हैं, ममता बनर्जी आपके लिए इस्तेमाल करती हैं। 5 वर्षों तक दुनिया ने शासन देखा ना, हिटलर कौन है? केवल ममता जी के शासन में ही क्यों दिक्कत है? मैं तो पूछना चाहता हूं, पंचायत चुनाव के दौरान 150 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिसमें ज्यादातर भाजपा के लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, लेफ्ट के भी लोग थे, घरों में जिंदा जला दिए गए। ठीक है।